जो कन्वेंशन है उसमें विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, तो उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिपोर्ट जाती है वो हमको बोलना चाहिए. एंड देन वी शुड सबमिट आवर रिपोर्ट, आई मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स रिपोर्ट, to the center so that it would be included, and maybe the center will ask all the states to give information with reference to women's right to property, with reference to succession laws, as well as the point that we have not discussed much in detail is with reference to public land, the government lands which are being distributed to the landless laborers. जो गौरी जो सवाल उठा रही थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए क्या है, काफ़ी सारी औरतें हैं जो लैंडलेस लेबरर्स करके काम करते हैं, उनके लिए भी हम जो झगड़ते हैं उनमें ये सब ह्यूमन बींग्स जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है लेकिन काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमें आर्ग्यू करना चाहिए. आई टेक अ स्टेप अहेड एंड देन आई वांट टू आर्ग्यू कि ये इकोनॉमिक वायलेंस है. When you are denying the right to property to women, let us treat it as a violence. Domestic violence में तो हिंसा, आर्थिक हिंसा तो डाली है, लेकिन उसका context अलग है. I am taking a clue from that, and I am arguing, building an argument कि आप ऐसा बोलो कि whenever you are denying the right to women in whatever capacity she is entitled to, तो वो आप हिंसा कर रहे हैं, ऐसी बात करो. इसका इतना अलग डायमेंशन हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव टू थिंक अबाउट. एंड देन मुझे मालूम है उसके लिए मैंने एक आर्ग्यूमेंट किया, आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट मुझे उल्टा फेंक ही दिया मेरे मुंह पे. औरत को ऐसे ही फोर्स करते हैं, कोर्शन करके बोलते हैं कि कंसेंट करके आप रिलीज डीड कर दो. तो इसमें मैंने ये भी बोला कि हिंसा कर दी है तो औरत, पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी हमारा अनुभव है फील्ड में जाके कि औरतों को हिंसा क्या है यही मालूम नहीं है. जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की उनकी ट्रेनिंग लेते हैं तो वो रोने लगती है औरतें, और मैडम हमने तो ये सब सहा है, हम सब विक्टिम्स हैं वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के. तो ये आर्थिक हिंसा भी हम जब बोलते हैं तो पहले तो औरतों को पता ही नहीं चलेगा. जब हम जाके बोलना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये हिंसा है, लेकिन हिंसा है ये बोलने की हिम्मत थोड़ी होगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा नौरा है, और भी जो कोई है मेरे मेल रिलेटिव्स, वो सब मुझे बोलने वाले हैं कि नहीं नहीं ये आप बोल दो कि छोड़ दो, नहीं तो घर से निकाल दोगी तुमको, नहीं तो और भी कुछ करेंगे, मुझे काट के कहीं फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा. और वो भी बोलेंगे फिर सुसाइड किया है, वो तो करते ही है 498 के, और उससे जाके जो होता है वो सब हमको पता है. 40 साल उसके लिए झगड़ रहे हैं. पॉइंट इज कि वो बोलने वाले हैं कि ये नहीं, मैंने खुद से अपनी इच्छा से छोड़ा है. तो उसके लिए मेरा सजेशन अभी सूझ रहा है, वो बात कर रही हूँ मैं, एक कमिटी नेम अपॉइंट करो आप, और वो कमिटी के सामने उसको जाके बोलना चाहिए, और कमिटी ने उसको ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि वो जो डायरेक्ट नहीं है. जैसे हम एज एट मैरिज के लिए पूछते हैं ना, आपकी बेटी की शादी कितने साल की हुई, ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछा मैंने तो आप बोले हाँ 18 साल को, क्योंकि आपको पक्का मालूम है कि लड़की का एज 18 है. हम ऐसा सवाल पूछेंगे ही नहीं, इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे कि उससे हमको पता चलेगा कि आपका क्या हुआ है आपके साथ. तो उसके साथ वो कमिटी हर एक केस को जहाँ जहाँ औरतों को अपना हक छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन वो औरत बोल भी नहीं सकती है, उसके लिए भी हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. आई मीन ये जो जैसे आ रहे थे पॉइंट्स, उसके हिसाब में जब जैसे दिमाग चल रहा था उससे मुझे लग रहा है ये तो थोड़े माइन्यूट डिटेल्स हैं, लेकिन उसके साथ हमको करना चाहिए. ये माइंड सेट के लिए मेरे मन में एक ऐसे आया मुद्दा कि हम कैसे जाएंगे आगे. एक बात हमेशा होती है कि लड़की की शादी होके वो हस्बैंड के घर चली जाती है, तो प्रॉपर्टी का कंट्रोल अगर हम उसको दे दे तो वो उसके इन-लॉज के हाथ में, उसके हस्बैंड के हाथ में जाएगा. तो इसीलिए हम नहीं देते हैं. ये एक आर्ग्यूमेंट बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ये कल्चरली इट्स बिकॉज ऑफ द मैरिज पैटर्न जो है हमारे यहाँ, उसकी वजह से हो रहा है. मेरा कहना है, मुझे बच्चा हुआ, लड़का हुआ, सन हुआ, ये बातों से, और मेरे आगे नाम कैसे चलने वाला है. अभी मेरे घर में जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उनके लड़के हैं, सब लोगों को लड़कियां हैं, एक भी लड़का नहीं है अभी, दोनों तीनों तरफ से अगर देखा तो इसका मतलब है अभी सागड़े नाम जो है मेरा वो एक्सटिंग्विश होने वाला है फ्रॉम माय फादर्स साइड. माय फादर्स ब्रदर्स है, उनके पास क्या है वो उसके पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि हमारी फैमिली एक्सटिंग्विश हो गई. सिर्फ बच्चे हैं और बच्चे पैदा करते हैं, मतलब मेल चिल्ड्रन बच्चे करते तो ही नाम रहता है. जो काम आप करेंगे उससे नहीं होगा. हम किताबें लिख के छोड़ के जाएंगे उससे नहीं नाम होगा आगे जाके.
आप ये एटीट्यूड, जो माइंडसेट बदलना है, वो कहाँ कहाँ तक हम सोच सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ जाके बात करनी है। इसके लिए मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ हर एक कोई सोचेगा कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, जैसे शिल्पा जी ने बताया कि जो क्रिएटिव गेम्स करते हैं और वो उससे लोगों की तरफ से उनका ओरिएंटेशन जैसा बदल सकते हैं, वैसे हम, और मुझे लगता है हमारे सबके पास यहाँ जो मौजूद है वो सब लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो एक क्रिएटिव माइंड होके हमें कुछ ना कुछ तो नया सूझता है। ये सब अगर हम इकट्ठा करेंगे और इस बात को लेके अगर हम लोगों के पास जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें कुछ कर सकते हैं। और इस तरह से लोगों के एटीट्यूड, क्योंकि माइंडसेट, एटीट्यूड, पैट्रियार्की, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, ये बातें बहुत हो गई है। प्रॉबेबली वी नो व्हाट द फैक्ट्स आर, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, how, in what way we would be, and maybe probably 2030 का तो SGD है ही, तो तब तक हमको बदलना है। तो कितनी फास्ट हमको चलना है, अभी 10 साल भी नहीं, 9 साल रह गए हैं हमारे हाथ में, तो टाइम इतना कम है, तो हमें करके कुछ दिखाना है। तो उसके लिए we really need to think very proactively, very creatively, and I'm sure the government will support us and will come with us.